नमस्कार साथियों, मैं रोहित यादव ब्राइट करियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने एमपीजीके का पहला वाला वीडियो देखा होगा, जिसमें हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर किया था। उसी के साथ उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं, जो कि आगामी व्यापम की सभी परीक्षाओं में आने वाले हैं। तो आइए आखिर तक हमारे साथ इस सेशन में बने रहिए। और इससे पहले यदि आप हमारी ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पे हम आपको बैंक, एसएससी, रेलवे, व्यापम, फॉरेस्ट गार्ड इत्यादि परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। तो आइए इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, प्रश्न की सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कुछ प्रश्न मैंने लिए हैं ये आपको आगामी सभी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड हो, चाहे अभी सब ग्रुप 2 की परीक्षा हो, चाहे आने वाली पटवारी की परीक्षा हो, चाहे और कोई सी व्यापम की परीक्षा हो। तो उन सभी में मध्य प्रदेश का वेटेज हमेशा से ही ज्यादा रहा है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी हमारे सेशन को आखिरी तक ज्वाइन करके रखेंगे। तो देखिए, जैसे कि पहले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या है कि श्री बादल भुई शासकीय आदिवासी संग्रहालय कहां पर है। ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है श्योपुर, खजुराहो, छिंदवाड़ा और झाबुआ। ठीक है, तो प्रश्न एक बार शांति से पढ़िए आप लोग कि श्री बादल भुई शासकीय आदिवासी संग्रहालय कहां पर है। श्योपुर, खजुराहो, छिंदवाड़ा, झाबुआ। तो उम्मीद करता हूं आप लोग गेस कर पा रहे होंगे। इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे दोस्तों, वह होगा छिंदवाड़ा। वह क्या होगा? छिंदवाड़ा। श्री बादल भुई शासकीय आदिवासी संग्रहालय कहां पर है? छिंदवाड़ा। ठीक है, तो आइए इससे संबंधित कुछ फैक्ट जानने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात कर ले छिंदवाड़ा की, जहां से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जो कमलनाथ जी की विधानसभा सीट थी वो भी क्या थी? छिंदवाड़ा थी। ठीक है, अभी कौन है वर्तमान मुख्यमंत्री? हमारे शिवराज सिंह चौहान है, मामा जी है। इससे पहले कौन थे? कमलनाथ। इसी के साथ यदि बात कर लें श्री बादल भुई की, ये बादल भाई कौन थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, श्री बादल भुई जो थे वो जनजातीय क्रांतिकारी थे। जनजातीय क्रांतिकारी थे और इनसे मिलने 1921 में खुद महात्मा गांधी आए थे, जिन्होंने जल, जमीन, वृक्ष से संबंधित एक महत्वपूर्ण आंदोलन चलाया था। ठीक है, तो श्री बादल भुई कौन थे? तो बादल भुई एक जनजातीय क्रांतिकारी थे। इनसे मिलने खुद 1921 में महात्मा गांधी खुद आए थे। इससे पहले हम बात कर लें कि छिंदवाड़ा में एक प्रसिद्ध स्थल है पातालकोट। प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? पातालकोट। यदि मैं इस पातालकोट की बात कर लें दोस्तों, तो पातालकोट से एक जनजाति का उद्गम माना जाता है। उस जनजाति का नाम है भारिया जनजाति। भारिया जनजाति। और इस भारिया जनजाति को 1981 की जनगणना के अनुसार, 1981 की जनगणना के अनुसार आप देखेंगे, जनगणना के अनुसार आप देखेंगे कि इसे क्या कहा गया है? इसे कहा गया है जंगलियों के जंगली। और प्यारे दोस्तों, याद रखना कि इस पातालकोट का, जो कि घोड़े की नाल के आकार का दिखाई देता है, इस पातालकोट का दौरा करने वाले भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। याद रखिएगा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस पातालकोट का दौरा किया था। और मैं आपको बता दूं कि हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, इन्हीं के जन्म दिवस पर मतलब 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म आप जानते ही होंगे कहां पे हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। तो जैसे कि हमारा पहला प्रश्न क्या था कि श्री बादल भुई शासकीय आदिवासी संग्रहालय कहां पर है? छिंदवाड़ा में है। ठीक है, और इसी के साथ यदि हम बात कर ले श्योपुर की, तो प्यारे दोस्तों याद रखना इसी श्योपुर में है सहरिया जनजाति का संग्रहालय। सहरिया जनजाति का संग्रहालय कहां पर है? श्योपुर में है। सहरिया जनजाति का संग्रहालय कहां पर है? श्योपुर में है। ठीक है, और आपको बता दूं कि जो सहरिया जनजाति है ये कहां पाई जाती है? तो जो हमारा उत्तरी मध्य प्रदेश है, इस उत्तरी मध्य प्रदेश में
प्रमुखता से सहरिया जनजाति पाई जाती है, जैसे कि ग्वालियर हुआ, भिंड हुआ, श्योपुर हुआ, दतिया हुआ। ठीक है, तो ये जनजाति जो है आज भी जड़ी बूटी बेचकर अपना आर्थिक क्रियाकलाप करती है। तो सहरिया जनजाति का संग्रहालय कहां पर है? श्योपुर में। ठीक है, बादल भुई शासकीय आदिवासी संग्रहालय कहां पर है? छिंदवाड़ा में है। और भारिया जनजाति की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो आपको बताया मैंने, पातालकोट से। और हमारे एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने पातालकोट का भ्रमण किया हो, दौरा किया हो, तो वो दोस्तों को ने हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला प्रश्न। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, और बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस महल की बाहरी दीवारें 77 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है? ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है, क्या होगा? झुकी हुई है। क्लियर है? तो ऐसा कौन सा महल है भैया जिसकी दीवारें जो है 77 डिग्री के कोण पर थोड़ी सी झुकी हुई है? ऑप्शन पढ़िए जरा, जहाज महल, जय विलास पैलेस, राजवाड़ा और हिंडोला महल। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे दोस्तों, वह होगा हिंडोला महल। आप जानते ही होंगे कि जहाज महल और हिंडोला महल, इन दोनों का निर्माण प्यारे दोस्तों किसने कराया? इस जहाज महल के साथ में यदि मैं कर दूं हिंडोला महल, सॉरी, इस हिंडोला महल के साथ हम कर दें जहाज महल, तो इसी जहाज महल का निर्माण कराया है प्यारे दोस्तों गियासुद्दीन खिलजी के द्वारा। किसने किया है? गियासुद्दीन खिलजी के द्वारा इन दोनों महल का निर्माण किया गया है। और देखने पर प्रतीत होता है कि इसकी दीवारें क्या है? हल्की सी कर्व, हल्की सी झुकी हुई है। लगभग कितना? 77 डिग्री के आसपास इसकी दीवारें क्या है? झुकी हुई है। ठीक है, और ये जो जहाज महल है, मैं आपको बता दूं कि जो जहाज महल है, जस्ट इमेजिन करना कि ये कौन सा महल है? ये महल है हमारा जहाज महल। और इस जहाज महल के दोस्तों एक साइड है कर्पूर तालाब, एक साइड क्या है? कर्पूर तालाब, और एक साइड है प्यारे दोस्तों मुंज तालाब। और इन दोनों तालाबों की अवस्थिति के कारण ये जो महल है हमको एक जहाजनुमा दिखाई देता है। इसी कारण से इसे कहा जाता है जहाज महल, जो भी कहां पर है? मांडव में है। और यदि आप मांडव में आके जाएंगे तो आप जानते ही हैं कि मांडव जो है रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम गाथा के लिए प्रसिद्ध है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं, और नहीं देखा है तो आप हमारा पिछला वाला वीडियो देखिएगा। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि रानी रूपमती और बाज बहादुर की समाधि कहां पर है। ठीक है, महल तो आप जानते ही कहां पर है? मांडव में। लेकिन रानी रूपमती और बाज बहादुर की समाधि कहां पर है? तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, जो रानी रूपमती और बाज बहादुर है, इनकी समाधि है कहां पर? सारंगपुर में। इनकी समाधि कहां पर है? सारंगपुर में है। और इन दोनों का महल कहां पर है? मांडव में है। तो रानी रूपमती का महल मांडव, बाज बहादुर का महल मांडव, लेकिन इन दोनों की समाधि कहां पर है? सारंगपुर में है। ठीक है, और जैसे कि प्रश्न आपने देख ही लिया होगा, क्लियर होगा आपको। जहाज महल कहां पर है? मांडव में है। राजवाड़ा भैया आप जानते ही है, राजवाड़ा कहां पर है? इंदौर में है। राजवाड़ा कहां पर है? इंदौर में है। इसके बाद में जय विलास पैलेस प्यारे दोस्तों कहां पर है? ये कहां पर है? तो ये जय विलास पैलेस कहां पर है? हमारा ग्वालियर में है। ठीक है, जहाज महल, हिंडोला महल के बारे में आपको मैं बता चुका हूं। अच्छा, आप बताएंगे कि सर ये जो मांडव है इसका प्राचीन नाम और क्या था? तो याद रखिएगा, इसी मांडव को कहा जाता है प्यारे दोस्तों सिटी ऑफ जॉय, या इसी को कहा जाता है सादिया बाग, खुशियों का नगर। सादिया बाग या खुशियों का नगर, ये किस जिले में आता है सर? तो याद रखना, जो हमारा मांडव है यह आता है भैया धार जिले में। किस जिले में आएगा? धार जिले में। और धार से संबंधित कुछ फैक्ट इसका पूरा हम पोस्टमार्टम करके रखते हैं। देखिए जरा क्या होगा, धार जिले की यदि हम बात कर ले तो धार जिले का या धार का जो किला है, इस किले का निर्माण किसने कराया था भैया? मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। किसने कराया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। धार के किले का निर्माण किसने कराया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इसी किले में अब जब अंदर जाओगे तो यहीं पर आपको मिलेगा भैया अब्दुल शाह चंगेज का मकबरा, अब्दुल शाह चंगेज का मकबरा,
व्यापम का फेवरेट प्रश्न है, बार बार पूछ चुका है कि अब्दुल शाह चंगेज का मकबरा कहां पर है, तो धार में है। और इसी के अंदर आप जाएंगे तो यहीं पर आपको मिलेगा प्यारे दोस्तों खरबूजा महल। क्या मिलेगा आपको यहां पर? खरबूजा महल। तो खरबूजा महल भी कहां पर है? मांडव में है, सॉरी धार में है। खरबूजा महल भी कहां पर है? धार में है। इसी के साथ में धार में आपको मिलेगा कालका देवी का मंदिर। कौन सा मंदिर मिलेगा प्यारे दोस्तों? कालका देवी का मंदिर। तो देखो धार का किला खुद धार में ही होगा। किसने बनाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था भैया। इसके बाद में धार के किले में सर और क्या मिलता है हमको? तो अब्दुल शाह चंगेज का मकबरा मिलता है। इसके बाद में खरबूजा महल मिलता है। याद रखना खरबूजा किससे कटेगा? तीखी धार से कटेगा। खरबूजा आपको काटना है तो किससे काटोगे? तीखी धार से काटोगे। तो ऐसे याद करना है उसको कि खरबूजा धार से कटेगा। तो खरबूजा कहां पर है? खरबूजा है धार जिले में। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी को ये फैक्ट क्लियर हो रहे होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे तीसरे प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? याद रखना है एग्जाम में भी हमको प्रश्नों को शांति से पढ़ना है। कभी कभी क्या होता है कि हमें जो प्रश्न आता है तो हम एकदम जल्दबाजी करने के चक्कर में जो प्रश्न आता है वो भी हमारी खुद की गलती की वजह से, गलती क्या होती है? ठीक से प्रश्न को नहीं पढ़ना। ठीक है, आखिरी में जो लिखा होता है नहीं होता है, इनको हम कभी कभी ध्यान से नहीं पढ़ पाते हैं और उसी कारण से खुशी के मारे हम क्या करते हैं? गलत टिक करके आ जाते हैं। और याद रखना दोस्तों आपका 1 नंबर आपको 1 साल का वेट करा सकता है। तो देखिए जरा क्या है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? जालपा देवी मंदिर सतना, महामृत्युंजय मंदिर रीवा, विराट मंदिर शहडोल, पातालेश्वर मंदिर छिंदवाड़ा। तो देखो हम एक एक को मैच करते आते हैं। क्या जालपा देवी मंदिर कहां पर है? सतना में, बिल्कुल सही बात है भैया। महामृत्युंजय मंदिर कहां पर है? रीवा में है, ये भी सही बात है। विराट मंदिर कहां पर है? ये भी शहडोल, सही बात है। लेकिन जो पातालेश्वर मंदिर है भैया ये जो है छिंदवाड़ा में नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? पातालेश्वर मंदिर छिंदवाड़ा। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि ये पातालेश्वर मंदिर रियल में है कहां? तो याद रखना ये पातालेश्वर मंदिर रियल में कहां पर है? रतलाम में है। पातालेश्वर मंदिर कहां पर होगा? रतलाम में होगा। ठीक है, तो देखो जालपा देवी मंदिर यहीं पर याद कर लो। जालपा देवी मंदिर कहां पर होगी? सतना। महामृत्युंजय मंदिर रीवा, महामृत्युंजय मंदिर कहां पर होगा? रीवा। विराट मंदिर आपसे पूछ ले कि इसमें से कौन सा महाभारत कालीन मंदिर है? महाभारत कालीन मंदिर कौन सा है? तो याद रखिएगा वो कौन सा है? विराट मंदिर। तो देखिए जैसे कि ये प्रसिद्ध हमारा जालपा देवी मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर, विराट मंदिर, और यही जो विराट मंदिर है प्यारे दोस्तों यह महाभारत कालीन मंदिर है। तो मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा मंदिर है जो महाभारत कालीन है भैया? तो ऑप्शन आपको दिखा दे रहा है यहां पर, कौन सा? विराट मंदिर। कौन सा होगा? विराट मंदिर। इसके बाद में पातालेश्वर मंदिर जो कि हमारा सही ऑप्शन है। तो पातालेश्वर मंदिर कहां पर है? तो यह है प्यारे दोस्तों कहां पर? रतलाम में है। पातालेश्वर मंदिर कहां पर है? रतलाम में है। ठीक है, महामृत्युंजय मंदिर कहां पर है? रीवा में है। महामृत्युंजय मंदिर कहां पर है? रीवा में है। ठीक है, और जालपा देवी मंदिर कहां पर है प्यारे दोस्तों? तो यह है सतना में। और इसमें से कौन सा मंदिर महाभारत कालीन मंदिर है? तो वो कौन सा मंदिर है? हमारा विराट मंदिर। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या है कि वाल्मीकि आश्रम कहां पर स्थित है? ठीक है, चित्रकूट, उज्जैन, जबलपुर, मथुरा। तो ऑप्शन को शांति से पढ़िए जरा आप लोग। चित्रकूट, उज्जैन, जबलपुर, मथुरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा प्यारे दोस्तों चित्रकूट। ठीक है, चित्रकूट किस जिले में आता है? पहली बात तो आप ये बताइए, चित्रकूट जो आता है प्यारे दोस्तों वह आता है सतना जिले में। चित्रकूट किस जिले में आता है? तो चित्रकूट आता है प्यारे दोस्तों सतना जिले में आता है। ठीक है, अब जानते ही कि ये जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, सॉरी आश्रम जो दिखाई दे रहा है, मंदिर दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है? हमारा वाल्मीकि मंदिर है। और यहीं पर है वाल्मीकि आश्रम। कौन सा है? वाल्मीकि आश्रम। ठीक है, आप जानते ही होंगे वाल्मीकि जी को जिन्होंने रामायण लिखी थी। ठीक है, और इससे संबंधित कुछ फैक्ट मैं आपको बताता हूं। जैसे कि इसी चित्रकूट में एक पर्वत है कामदगिरी पर्वत, आपने लोगों ने नाम सुना होगा कामदगिरी पर्वत। और ये जो कामदगिरी पर्वत है इसी पर्वत पर भगवान राम ने अपने वनवास के लगभग 11 वर्ष 11 माह और 11 दिन
बिताए थे प्यारे दोस्तों। आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी स्थान है जहां पर भगवान राम ने अपने वनवास का समय गुजारा था, तो याद रखना कामदगिरी पर्वत, जो कहां पर है, सतना में है। कामदगिरी का मतलब होता है मनोकामना पूर्ण करने वाला। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भगवान राम थे, इनके पिताजी का नाम क्या था, दशरथ, आप लोग जानते ही हैं दशरथ जी। तो जब दशरथ जी ने क्या किया था, कैकेयी से विवाह किया था, माता कैकेयी से क्या किया था, विवाह किया था। तो जब दशरथ जी और कैकेयी जी का विवाह हुआ था, इसी समय एक शर्त रखी गई थी कि जो इनका पुत्र होगा, जो कि भरत जी थे, जो पुत्र होगा वही क्या बनेगा, अगला राजा बनेगा। ठीक है, तो और दशरथ जी ने प्रॉमिस किया था। अब प्रॉमिस किया है तो तोड़ तो सकते नहीं थे भैया। ठीक है, तो अब क्या होगा, कैकेयी और दशरथ जी का जो पुत्र होता है वो कौन होते हैं, भरत जी होते हैं। और जब राजा बनने की बात आती है तो कैकेयी को अपनी शर्त याद आती है और कैकेयी ने याद दिलाया कि भैया जो राजा बनेगा वो कौन बनेगा, भरत जी बनेंगे। तो इसी कारण से भगवान राम को वनवास जाना पड़ा। अब आप एक बात सोचिएगा जरा कि वनवास गए तो 11 साल चले जाते, 10 साल चले जाते, 5 साल चले जाते, 20 साल जाते, लेकिन 14 साल ही क्यों गए। तो याद रखना दोस्तों, उस समय के कानून के अनुसार यदि आप किसी स्थान से 14 साल के लिए दूर होते हैं या 14 साल उस स्थान से अलग रहते हैं तो आपका उस पर से पूरा क्या होता है, अधिकार समाप्त हो जाता है। तो उस समय के कानून के अनुसार जो भगवान राम थे उनका वहां से अधिकार समाप्त करने के लिए उनको 14 साल बाहर रहने पड़ता था। इसी कारण से भगवान राम जी ने वनवास के कितने साल गुजारे, 14 साल। और इन 14 साल में से प्यारे दोस्तों 11 साल 11 माह और 11 दिन कहां पे गुजारे, कामदगिरी पर्वत पर। और कामदगिरी पर्वत कहां पर है, चित्रकूट सतना में है। और इसी चित्रकूट सतना में भैया क्या है, हमारा वाल्मीकि आश्रम, जिन्होंने रामायण लिखी थी। याद रखना, जब भगवान राम वनवास गए थे तो सबसे पहले ये गए थे इलाहाबाद, जिसका वर्तमान नाम क्या है दोस्तों, प्रयागराज। इलाहाबाद गए। इलाहाबाद जाने के बाद क्या होता है, वहां पर एक ऋषि होता है, वह उन्हें कहते हैं कि आप कहां चले जाइए, कामदगिरी पर्वत पर चले जाइए। तो उसी के बाद ये आते हैं कहां पर, कामदगिरी पर्वत। मैं आपको बता दूं कि इस कामदगिरी पर्वत का प्राचीन नाम जो था वो था चित्रकूट पर्वत। इस कामदगिरी पर्वत का प्राचीन नाम क्या था, चित्रकूट पर्वत। तो हुआ क्या था कि जब भगवान राम अपना वनवास का समय काटकर वापस जाने लगे थे तो वहां के निवासियों ने कहा था कि भाई भगवान जी आप या राम जी अब जब जा रहे हैं तो कुछ इस पर्वत को वरदान देकर जाइए। तो भगवान राम ने इस पर्वत को वरदान दिया था कि जो भी इस पर्वत के परिक्रमा करेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो आपको बता दूं, कामदगिरी, कामदगिरी का मतलब होता है मनोकामना पूर्ण करने वाला पर्वत। तो भगवान राम जी ने इनको वरदान दिया था, इसी कारण से चित्रकूट पर्वत को हम अब क्या कहते हैं, कामदगिरी पर्वत कहते हैं। ठीक है, और इसी के साथ आपको और सतना क्या चित्रकूट में क्या क्या देखने को मिलेगा मैं आपको बता दूं, भरत मिलाप, राम भरत मिलाप, ये भी कहां पर है, आप लोगों ने रामायण देखी होगी, जहां पे क्या होता है कि भरत जी राम भगवान से मिलने आते हैं और वहीं से अपनी चरण पादुका, राम जी अपनी चरण पादुका किसको देते हैं, भरत जी को देते हैं। और भरत जी सिर पर चरण पादुका को रखकर आते हैं वापस अयोध्या में। तो याद रखिएगा, इसी स्थान पर चित्रकूट में ही क्या होता है, राम भरत का मिलाप होता है। इसी के बाद में फिर यहीं पर है प्यारे दोस्तों रामघाट, जहां पर राम जी स्नान किया करते थे, रामघाट। और इसी के पास बना हुआ है प्यारे दोस्तों सीता घाट, क्या बना हुआ है, सीता घाट। ठीक है, और इसी के जस्ट आगे थोड़ा आप जाओगे तो यहां पर है प्यारे दोस्तों हनुमान धारा, क्या है, हनुमान धारा। ऐसा कहा जाता है, तथाकथित पुरानी जो कथाएं उनमें कहा गया है कि जब पूरी लंका को आग लगाई गई थी तो लंका को आग लगाने के बाद हनुमान जी ने इसी कामदगिरी के निकट एक धारा जो बह रही थी उस धारा में आकर अपना गुस्सा शांत किया था। तो इसी कारण से उस धारा का नाम तब से क्या पड़ गया है दोस्तों, हनुमान धारा पड़ गया है। तो उम्मीद करता हूं ये सारे फैक्ट आपको इस कहानी के साथ में समझ में आए होंगे। हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। जैसे कि हमारा प्रश्न क्या था, वाल्मीकि आश्रम कहां पर है, तो भैया चित्रकूट में है। चित्रकूट जो है किस जिले में आता है, तो चित्रकूट आता है सतना जिले में। इसके बाद इसी चित्रकूट में एक पर्वत कौन सा है, कामदगिरी पर्वत है। ठीक है, और यही जो कामदगिरी पर्वत है इसका प्राचीन नाम क्या था, चित्रकूट था। क्या नाम था, प्राचीन नाम इसका चित्रकूट था। और भगवान राम जी ने अपने वनवास के 11 साल 11 माह और 11 दिन यहां पर
निकाले थे, गुजारे थे प्यारे दोस्तों। क्यों? क्योंकि दशरथ जी और कैकेयी जी की जब विवाह हुआ था तो एक शर्त रखी गई थी कि इनका जो पुत्र होगा भरत जी, वही क्या बनेंगे, अगले राजा बनेंगे। ठीक है, इसके साथ भरत मिलाप मंदिर, रामघाट, सीता घाट, हनुमान धारा आदि मंदिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। और अगला हमारा प्रश्न है, उन्नाव बालाजी सूर्य मंदिर कहां पर है? जबलपुर, दतिया, ग्वालियर, मांडव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा भैया दतिया। लो भाई, क्या प्रश्न है, उन्नाव बालाजी सूर्य मंदिर कहां पर है? तो कहां पर है प्यारे दोस्तों? दतिया में है। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। और इस इमेज को आप देख के गेस करिए कि मंदिर कौन सा हो सकता है। तो सूर्य मंदिर होगा। और याद रखना, ऐसी मान्यता है इस मंदिर की, यहां पर लिखा है कि यहीं पर सूर्य यंत्र भी स्थापित किया गया है। तो एकमात्र ऐसा मंदिर जहां पे सूर्य मंदिर तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन सूर्य मंदिर के साथ में सूर्य यंत्र भी स्थापित किया गया हो, वह मंदिर हमारा कौन सा है? तो वह है हमारा उन्नाव सूर्य मंदिर, जो किस जिले में आता है प्यारे दोस्तों? दतिया जिले में आता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं किस दतिया जिले में, दतिया जिले में एक प्रसिद्ध मंदिर है बगलामुखी मंदिर। प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है प्यारे दोस्तों? बगलामुखी मंदिर। और ये जो बगलामुखी मंदिर है पूरे भारत में केवल 3 जगह पर है। पूरे भारत में कितनी जगह पर है? 3 जगह पर। वो 3 जगह कौन कौन सी है मैं आपको बताता हूं। एक तो खुद दतिया है, एक दतिया, एक हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा, और तीसरा जो है हमारा, तीसरा जो है वह है हमारा नलखेड़ा। कौन सा है? नलखेड़ा। कहां पर आता है भैया? तो ये आता है आगर मारवाड़ जिले में। कौन से जिले में आता है ये? तो ये आता है आगर मालवा जिले में। याद रखिएगा, बगलामुखी मंदिर, बगलामुखी मंदिर पूरे भारत में कहां कहां पर है? तो वो 3 जगह पे, दतिया हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में और नलखेड़ा आगर मालवा। ठीक है, आगर मालवा के नलखेड़ा में है। अब मैं आपको बता दूं कि जो बगलामुखी है ये एक्चुअली क्या, एक संस्कृत का शब्द है बलगा। शब्द कौन सा होता है? बलगा। बलगा एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है सौंदर्य, सुंदर। तो आप देखेंगे कि ये जो मंदिर है या जो माता जी का मुख है अति सुंदर दिखाई देता है, इसी कारण से इसका नाम क्या रखा हमने? बगलामुखी मंदिर, सौंदर्य। और याद रखिएगा, ये जो बगलामुखी मंदिर है इसी को कहा जाता है पीतांबरा देवी का मंदिर। पीतांबरा देवी का मंदिर। ऐसी मान्यता है कि यहां पर माता जी को पीले वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, और चूंकि पीले को हम बोलते हैं पित्त और अंबर का मतलब होता है कपड़े, तो पीले वस्त्र धारण करने वाली देवी अर्थात पीतांबरा देवी, और इसी देवी को इसी के साथ कहा जाता है राजसत्ता की देवी। तो याद रखिएगा, राजसत्ता की देवी भी किसे कहा जाता है प्यारे दोस्तों? वह कहा जाता है बगलामुखी मंदिर को, या बगलामुखी देवी जी को राजसत्ता की देवी कहा जाता है। ठीक है, कोई भी हमारे चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले योगी जी खुद यहाँ गए, दौरा करके गए थे। ठीक है, तो जो भी चुनाव लड़ने वाले होते हैं, कार्यकाल समाप्त होने वाला होता है, अपनी सत्ता पुनः प्राप्ति के लिए यहाँ पर एक बार दर्शन करने के लिए अवश्य आते हैं। आपको याद होगा कि 1962 में जब इंडिया और चाइना का युद्ध चल रहा था, तो खुद हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा यहां पर हवन करवाया गया था। और पता होगा आपको दोस्तों कि खैर हम उस युद्ध में हार गए थे, लेकिन हुआ क्या था कि जब यहां पर हवन चल रहा था, तो हवन के 11वें दिन चीन ने अपनी सेना वापस ले ली थी। ठीक है, तो उस समय भी हवन कहां किया गया था? इसी दतिया के बगलामुखी मंदिर में ही किया गया था। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को ये फैक्ट क्लियर होंगे। जैसा प्रश्न क्या था हमारा कि उन्नाव बालाजी सूर्य मंदिर कहां पर है? जबलपुर, दतिया, ग्वालियर, मांडव। तो कहां पर है भैया? दतिया में है। ठीक है, और दतिया से याद रखना कि हमारे जो वर्तमान गृह मंत्री है नरोत्तम मिश्रा जी, वो भी कहां से है प्यारे दोस्तों? तो वह है दतिया से। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहां पर हमको इनको आपस में क्या करना है भैया? मैच करना है। जैसे कि एक तरफ लिखा हुआ है संग्रहालय, एक तरफ लिखा हुआ है भैया जिला। ठीक है, अब हम देखते हैं कि तुलसी संग्रहालय कहां पर है? सतना, त्रिवेणी संग्रहालय उज्जैन, छत्रसाल संग्रहालय जबलपुर, रानी दुर्गावती संग्रहालय छतरपुर। अभी क्या सही है क्या? हम मैच करके एक एक को देख लेते हैं। जैसे कि तुलसी संग्रहालय, तुलसी संग्रहालय हमारा कहां पर है भैया? सतना में है।
ठीक है। तुलसी संग्रहालय कहां पर है? सतना में है। इसके बाद में त्रिवेणी संग्रहालय कहां पर है? तो त्रिवेणी संग्रहालय भी प्यारे दोस्तों कहां पर है? उज्जैन में है। त्रिवेणी संग्रहालय कहां पर है? उज्जैन में है। छत्रसाल संग्रहालय कहां पर है? तो ये है छतरपुर में। और बचा क्या है कि रानी दुर्गावती संग्रहालय कहां पर है? तो प्यारे दोस्तों यह कहां पर है? जबलपुर में। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, जैसे कि इसका सही आंसर होगा नंबर 4 और इसका होगा नंबर 3। ठीक है, अब देखो 1 2 4 3, 1 2 4 3 कहीं दिख रहा है क्या आपको? अब देखिए जरा 1 2 4 3, तो फर्स्ट वाला जो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए देखिए जरा, ये जो त्रिवेणी संग्रहालय है, एक बार शांति से देखिए जरा ऑप्शन को कि त्रिवेणी संग्रहालय कहां पर है? उज्जैन में है। तुलसी संग्रहालय कहां पर है? सतना में है। ठीक है, तो ये जो त्रिवेणी संग्रहालय है, ये अगर आपसे पूछे तो आपको पता ही है, लेकिन इसी के साथ आपसे पूछे कि भैया त्रिवेणी मेला कहां पर लगता है? सर त्रिवेणी का मेला कहां पर लगता है? तो याद रखना त्रिवेणी मेला कहां पर लगता है प्यारे दोस्तों? यह लगता है कहां पर? रतलाम में। त्रिवेणी मेला कहां पर लगता है? रतलाम में लगता है। ठीक है, तो त्रिवेणी संग्रहालय देखा, इसी के साथ देखा हम लोगों ने त्रिवेणी मेला कहां पर लगता है? रतलाम में। तुलसी संग्रहालय की बात कर ले। अब याद रखना दोस्तों, इन तुलसी से संबंधित कुछ फैक्ट आए, जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपसे पूछे कि तुलसी संग्रहालय कहां पर है? संग्रहालय कहां पर है? तो यह है चित्रकूट सतना में। कहां पर है? सतना में। फिर आपसे पूछे कि तुलसी शोध संस्थान कहां पर है? तुलसी शोध संस्थान कहां पर है? तो यह प्यारे दोस्तों ये भी कहां पर है? चित्रकूट में ही है। कहां पर है? चित्रकूट में। लेकिन अब आपसे पूछे कि तुलसी अकादमी कहां पर है भैया? तुलसी अकादमी कहां पर है? तो याद रखना तुलसी अकादमी जो है प्यारे दोस्तों वह है भोपाल में। कहां पर है? भोपाल में। तो तुलसी अकादमी कहां पर है? भोपाल में। तुलसी शोध संस्थान कहां पर है? चित्रकूट में। तुलसी संग्रहालय कहां पर है? सतना में। त्रिवेणी मेला कहां पर है भैया? रतलाम में। और त्रिवेणी संग्रहालय कहां पर है दोस्तों? तो यह है उज्जैन में। लो भाई हो गए पूरे ऑप्शन हमारे यहां पर। 2 संग्रहालय और बचे हैं, वो भी देखो जरा, उनको भी हम क्या करते हैं? ऑपरेशन करके देखते हैं। छत्रसाल संग्रहालय नाम से क्लियर है, छत्रसाल संग्रहालय कहां पर होगा? छतरपुर में होगा। कहां पर होगा? छतरपुर में होगा। ठीक है, और रानी दुर्गावती संग्रहालय, याद रखना जो रानी दुर्गावती थी यह क्या थी? चंदेल वंश की राजकुमारी थी प्यारे दोस्तों। चंदेल वंश की राजकुमारी थी। किस वंश की राजकुमारी थी ये? चंदेल वंश की राजकुमारी थी। ठीक है, और किस वंश की शासिका थी? तो याद रखना यह गोंड वंश की शासिका थी। गोंड वंश की शासिका थी। किस वंश की राजकुमारी थी? चंदेल वंश की राजकुमारी थी। किस वंश की शासिका थी? तो गोंड वंश की शासिका थी। मैं आपको बता दूं कि जो रानी दुर्गावती थी इनका विवाह हुआ था दलपत शाह से। इनका विवाह किससे हुआ था भैया? दलपत शाह से हुआ था, जो संग्राम शाह के पुत्र थे। संग्राम शाह के पुत्र थे। ठीक है, तो रानी दुर्गावती का विवाह किससे हुआ था? दलपत शाह से हुआ था, जो किसके पुत्र थे? संग्राम शाह के पुत्र थे। और रानी दुर्गावती से संबंधित संग्रहालय कहां पर है? तो संग्रहालय कहां पर है? जबलपुर में। और भी इसके अलावा कुछ फैक्ट होते हैं, जैसे कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ये कहां पर है भैया? तो यह है जबलपुर में। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहां पर है? जबलपुर में। सन 1956 में यहां पर 56 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहां पर है? जबलपुर में। रानी दुर्गावती की एक दासी थी जिसका नाम था चेरी, और उसी चेरी के नाम पर चेरी ताल की स्थापना, या चेरी ताल का एक तालाब है जो कहां पर है? जबलपुर में है। और इसी के साथ में आपको देखने को मिलेगा यहां पर रानीताल स्टेडियम। तो रानीताल स्टेडियम कहां पर है? रानीताल स्टेडियम। तो रानीताल स्टेडियम प्यारे दोस्तों कहां पर है? जबलपुर में है। इसी के साथ यदि आप बात कर लें
ठीक है। तो देखो क्या क्या फैक्ट हो गया हमारे, रानी दुर्गावती संग्रहालय कहां पर है, जबलपुर में। रानी ताल स्टेडियम कहां पर है भैया, जबलपुर में। चेरीताल कहां पर है, जबलपुर में। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहां पर है, जबलपुर में। उसके बाद में रानी दुर्गावती किस वंश की शासिका थी, तो गोंड वंश की शासिका थी, लेकिन विवाह से पहले किस वंश से थी ये, तो याद रखना चंदेल वंश की राजकुमारी थी ये, जिनका विवाह किससे हुआ था, दलपत शाह से हुआ था। ठीक है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है, मांडू, सांची, खजुराहो और भीमबेटका की गुफाएं। तो इसका जो सही उत्तर होगा मांडू का महल। याद रखना कि यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में इन्हें शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, चलो मैं आपको बता दूं कि जो यूनेस्को है इसकी विश्व धरोहर की सूची में अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे कि यहां देखिएगा, अगर हम बात कर ले विश्व विरासत स्थल की बात कर ले तो इसमें मध्य प्रदेश के 3 स्थान शामिल है। 3 कौन कौन से भैया, तो देखिए जरा, आप लोग जानते ही है, एक तो है खजुराहो, एक कौन सा है, खजुराहो, जिसे शामिल किया गया था 1986 में, खजुराहो के बाद आप जाएंगे कहां पर, सांची, जो कि रायसेन जिले में है। सांची को शामिल किया था 1989 में। इसके बाद में फिर हमारा आता है भीमबेटका गुफा समूह, जो कहां पर है भैया, भीमबेटका गुफा समूह, और इसको शामिल किया था प्यारे दोस्तों 2003 में। ठीक है, इसके बाद अब बारी आती है जैसे कि संभावित सूची में शामिल किए गए हाल ही में 2 क्षेत्र कौन कौन से भैया, मैं आपको बताऊं। एक क्षेत्र है हमारा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व किस जिले में आएगा, होशंगाबाद जिले में आएगा। होशंगाबाद का नया नाम क्या होगा दोस्तों, नर्मदा नगर होगा। क्या होगा, नर्मदा नगर होगा। ठीक है, नर्मदापुरम बोल सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद अर्बन लैंडस्केप में शामिल किए गए हैं 2 क्षेत्र, कौन कौन से, ग्वालियर और ओरछा। कौन कौन से की है, ग्वालियर और ओरछा। इसके बाद हम बात कर ले कि मैप प्रोग्राम में किसको शामिल किया है, तो मैप प्रोग्राम में मध्य प्रदेश के 3 जो हमारे बायोस्फीयर है कौन कौन से, जैसे कि आप देखेंगे पंचमढ़ी, फिर आप देखेंगे अचानक मार, और एक आता है पन्ना, इनको शामिल किया गया है। ठीक है, और रामसर स्थल में शामिल है भैया हमारे भोजताल। क्या शामिल है भैया, भोजताल। तो देखिए, हो सकता है कि आपने किसी व्यक्ति से या कहीं के पर ये पढ़ा हो कि ये सभी क्या है, यूनेस्को की विश्व धरोहर की या विश्व विरासत स्थल में शामिल है। नहीं भैया, मैं आपको क्लियर कर दूं कि विश्व विरासत स्थल में केवल 3 ही स्थान है। कौन कौन से, खजुराहो, सांची, भीमबेटका। कोई व्यक्ति ग्वालियर, ओरछा को भी शामिल कर देते हैं। याद रखना, ये अर्बन लैंडस्केप में शामिल हुए हैं, ना कि विश्व विरासत की सूची में। ठीक है, तो और यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था 1945-46 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है प्यारे दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, पेरिस फ्रांस में। कहां पर है, पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और शिवपुरी जिले के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। मतलब ऐसा कौन सा कथन है भैया जो शिवपुरी से मेच नहीं खाता है, तो शांति से पढ़िए जरा ऑप्शन को, क्या क्या है। इससे मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी का गौरव प्राप्त है। बिल्कुल भैया, ये तो सही ऑप्शन है। अगला है कि स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे की समाधि स्थित है। बिल्कुल, ये भी सही है भैया। माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो अब 3 ऑप्शन हमारे सही है, तो चौथा हो सकता है कि गलत हो भैया। देखिए, शिवपुरी को सिंधिया राजवंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी जीवाजीराव सिंधिया ने बनाया था। नहीं भैया, यहां पे कुछ गड़बड़ है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, चौथा वाला ऑप्शन जो हमारा मेच नहीं खाता है। ठीक है, दौलतराव सिंधिया जी ने इसको अपनी राजधानी बनाया था, याद रखना। तो देखो, शिवपुरी जिले के संदर्भ में कौन सा कथन गलत होगा, चौथा वाला प्रश्न यहां पर क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न हमारा है, मध्य प्रदेश के किस शहर में कांच मंदिर स्थित है। इंदौर, उज्जैन, खजुराहो और दतिया।
तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा प्यारे दोस्तों कौन सा, वह होगा इंदौर। तो कांच मंदिर कहां पर है, इंदौर में है। तो देखिए ये जो भव्य मंदिर आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा है, कांच मंदिर। मैं आपको बता दूं कि जो कांच मंदिर है इसका निर्माण एक कपास के व्यापारी ने किया था। जो कपास के एक व्यापारी थे, कपास के व्यापारी, इन व्यापारी के द्वारा इंदौर में कांच के मंदिर का निर्माण किया गया था। और इसी के साथ में मैं आपको बता दूं कि इंदौर में प्रसिद्ध रजवाड़ा, लाल बाग पैलेस, लाल बाग पैलेस, अटल बिहारी वाजपेयी उद्यान, अटल बिहारी वाजपेयी उद्यान, वाजपेयी उद्यान, अटल बिहारी वाजपेयी उद्यान। इसके बाद में हमारे जो प्रसिद्ध देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है इसका हेडक्वार्टर भी कहां पर है, इंदौर में है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय कहां पर है, इंदौर में है। इसके बाद आप देखेंगे कि होलकर स्टेडियम, होलकर स्टेडियम। फिर इसके बाद हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर खेल स्टेडियम कौन सा है, अभय खेल प्रसाल, अभय खेल प्रसाल। तो अभय खेल प्रसाल कहां पर है, इंदौर में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहां पर है, इंदौर में। किस नाम से, अभय खेल प्रसाल से है। इसके बाद में यहां पर देखने को मिलेगा आपको नेहरू स्टेडियम, और हमारे इंदौर की आन बान शान भैया छप्पन दुकान तो आप जानते ही है, ठीक है, जो कि इंदौरी पोहा के लिए बड़ी प्रसिद्ध है। तो कांच मंदिर हमारा कहां पर है, इंदौर में है, ठीक है। उज्जैन आप जानते ही भैया मंदिरों का शहर कहा जाता है। खजुराहो चंदेल वंशी की राजधानी रह चुका है। और दतिया के फैक्ट भी हमने पिछले प्रश्न में कवर किए ही थे कि जो हमारे गृह मंत्री है नरोत्तम मिश्रा जी वो भी कहां से, दतिया से है, ठीक है। तो कांच का मंदिर कहां पर है, इंदौर में है। किसने बनाया था, कपास के एक व्यापारी थे, इन्होंने इसका मंदिर बनवाया था। इसके बाद यहां पर और क्या देखने को मिलेगा आपको, राजवाड़ा देखने को मिलेगा, लाल बाग पैलेस, अटल बिहारी वाजपेयी उद्यान, डीएवीवी, होलकर स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम, अभय खेल प्रसाल आदि आपको इंदौर में देखने को मिलेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं आज के हमारे आखिरी प्रश्न की ओर। और जो आखिरी प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। क्या है, धनुषधारी मंदिर दतिया, वनखंडेश्वर मंदिर छतरपुर, रुक्मणी बालाजी मंदिर पन्ना, नचना कुठार मंदिर बैतूल। तो देखिए जरा धनुषधारी मंदिर कहां पर है भैया, तो याद रखिएगा धनुषधारी मंदिर जो कहां पर है, यह है छतरपुर में। इसके बाद में वनखंडेश्वर मंदिर कहां पर है, तो यह है दतिया में। रुक्मणी बालाजी मंदिर कहां पर है, तो यह है बैतूल में। और नचना कुठार का जो पार्वती मंदिर है ये कहां पर है भैया, तो यह है पन्ना में। तो देखो 2 1 4 3 2 1 4 3, तो ए वाला जो फर्स्ट वाला होगा यह हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो धनुषधारी मंदिर कहां पर होगा भैया, छतरपुर में। वनखंडेश्वर मंदिर कहां पर होगा, दतिया में। रुक्मणी बालाजी मंदिर कहां पर होगा, बैतूल में। और नचना कुठार मंदिर कहां पर होगा, पन्ना में होगा, ठीक है। याद रखना ये एक पार्वती मंदिर है, पार्वती माता का मंदिर है, नचना कुठार पार्वती मंदिर। व्यापम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, मोस्ट टाइम भी प्रश्न है ये, याद रखना इसको कि नचना कुठार मंदिर कहां पर है, पन्ना में है, ठीक है। अब देखिए सॉरी, ये जो मंदिर है ये कौन सा है, धनुषधारी मंदिर, वनखंडेश्वर मंदिर, नचना कुठार मंदिर और रुक्मणी बालाजी मंदिर। मैं आपको बताऊं कि जो वनखंडेश्वर मंदिर है ये एक महादेव मंदिर है, ठीक है, जिसका निर्माण कराया था पृथ्वीराज चौहान ने। पीआरसी जो थर्ड थे हमारे, उन्होंने इसका निर्माण कराया था, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। आपको जानते होंगे आप लोग कि भैया तराइन के युद्ध हुए थे, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है, जहां पर पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था, सेकंड युद्ध में मोहम्मद गोरी से हार भी गए थे। फिर एक चंदेल शासक थे परमार्दी देव, तो पृथ्वीराज चौहान ने परमार्दी देव को हराया था। और इस परमार्दी देव के जो प्रसिद्ध सेनापति थे वो थे आल्हा और उदल, ठीक है। और इसी आल्हा उदल के ऊपर क्या है, जगनिक जो भाई साहब थे उन्होंने आल्हा खंड की रचना की है। तो आल्हा खंड की रचना किसने की है, जगनिक ने की है। किसने की है भैया, जगनिक ने, ठीक है। और किस लैंग्वेज में किसमें की है, तो बनाफरी में की है, याद रखना इसको। व्यापम पूछ चुका है, किसमें की है, बनाफरी में की है,
ठीक है। तो देखो आल्हा खंड की रचना किसके ऊपर है, तो आल्हा और उदल जो दोनों के दोनों पृथ्वीराज चौहान जो थर्ड थे और परमादी देव थे, इनके युद्ध में शहीद हुए थे बेचारे। इसके बाद में इन्हीं के ऊपर आल्हा खंड की रचना की है जगनीक ने, जो किसमें की गई है, बनाफरी में की गई है। ठीक है। तो देखो इसके साथ में नशना कुठार मंदिर, ये एक पार्वती मंदिर है, आपको बता दूं पार्वती देवी का मंदिर है। ठीक है। व्यापम बहुत बार इसको पूछ चुका है प्यारे दोस्तों। रुक्मणी बालाजी मंदिर, धनुषधारी मंदिर और वनखंडेश्वर मंदिर। और वनखंडेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया है, तो पृथ्वीराज चौहान ने किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ प्रश्न जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए इंपोर्टेंट हो सकते हैं, मैं आपके लिए लेकर आया था। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा, आप सभी ने एंजॉय किया होगा और आखिर तक आप मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे पहले यदि आप हमारे इस वीडियो का पीडीएफ ज्वाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।